हेलो कॉर्पोरेट फैमिली। सो हियर आई एम लारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पर हम कर रहे थे सेकेंड ईयर बीकॉम सेमेस्टर थर्ड की बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड ऑलरेडी हमारे बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। जो सिलेबस मैंने आपको बताया था मुंबई यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। एंड आज का टॉपिक जो है हमारा आरबीआईज मॉनिटरी पॉलिसी, दिस इज लास्ट टॉपिक। एंड अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं देन जाके अपनी सारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की वीडियोस कंप्लीट कर लीजिए। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में। क्या होती है आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी वो देखेंगे। क्या क्या टॉपिक्स हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मनी सप्लाई मेजर, इन्फ्लेशन इन इंडिया सिंस 1991, रीसेंट डेवलपमेंट इन मॉनिटरी पॉलिसी इन इंडिया एंड अप्रेजल। सो ये सारे टॉपिक्स हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट फंक्शन से। डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी जो सेंट्रल बैंक है इंडिया की वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ 5-year प्लान इन 1951 लेड टू द आरबीआई टू अडॉप्ट डेवलपमेंट बैंकिंग। तो देखो 5-year प्लान्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं एसएसटी में, इकोनॉमिक्स में, छोटे क्लासेस से भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। 5-year प्लान क्या होते हैं? 5-year प्लान जो स्टार्ट हुए थे वो 1951 से स्टार्ट हुए थे एंड आरबीआई ने स्टार्ट किए थे। आरबीआई ने डेवलपमेंट बैंकिंग के लिए यहाँ पर अडॉप्ट किए 5-year प्लान। द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट फंक्शन दैट आरबीआई अडॉप्टेड टू क्रिएट इफिशिएंट मशीनरी फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस नीडेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फंक्शन गिवन है जो आरबीआई ने क्रिएट किए इफिशिएंट मशीनरी के लिए, जो कि प्रोवाइड करा सके फाइनेंस जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसकी जरूरत हो, जब भी उसकी नीड हो। इट ऑल्सो क्रिएटेड इंस्टीट्यूशन दैट विल इंश्योर adequate flow of fund for different productive sector of the economy। और इसने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी बनाए जो क्या करते हैं, adequate flow of fund इंश्योर करते हैं कि भाई अगर किसी को फंड की जरूरत है, अगर प्रोडक्टिव सेक्टर जो भी है इकोनॉमी के, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, उसको फंड की जरूरत है तो वहां पर उसको जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब कि क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, लोन देते हैं, फंड प्रोवाइड करते हैं, तो वो होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो एस्टैब्लिशमेंट हुआ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। एंड सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का सुपरविजन, सुपरविजन मतलब एक तरीके से उसको चेक करना, सुपरवाइज करना। एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विस। बैंकिंग सर्विस जो थी उनको एक्सपैंड किया गया। पहले क्या होता था भाई कि बस एक्सेप्ट कर लिया डिपॉजिट एंड उसको लोन प्रोवाइड कर दिया। अब बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज बैंकिंग सर्विस में है जो बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रही है। एंड देन लास्ट क्रेडिट पॉलिसी इनिशिएटिव। क्रेडिट पॉलिसी इनिशिएटिव मतलब इनिशिएट किया गया, इनिशिएट का मतलब फर्स्ट स्टेप लिया गया, स्टार्ट किया गया क्रेडिट पॉलिसी को। क्रेडिट पॉलिसी की भाई किसी को भी क्रेडिट की जरूरत है, उधार की जरूरत है, तो वहां पर एक पॉलिसी बनाई गई कि जिन भी लोगों को फंड की जरूरत है उनको क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग वहां पर क्रेडिट प्रोवाइड किया जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई मेजर। आरबीआई के जो मनी सप्लाई मेजर्स थे, द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी सप्लाई अफेक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो देखो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं देन आपको पता होगा मनी सप्लाई के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है एंड मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है पूरी, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या बोला है कि जो मनी सप्लाई की अवेलेबिलिटी है वो अफेक्ट करती है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको। ठीक है, इफ देयर इज एक्सेस लिक्विडिटी इट ट्रिगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर। अगर ज्यादा लिक्विडिटी होगी, ठीक है, ज्यादा लिक्विडिटी होगी तो वहां पर क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो होगा वो ट्रिगर करेगा। अगर हम इसके कन्वर्सली बात करें, इनएडिक्वेट लिक्विडिटी होगी तो वहां पर रेसेशन होगा। अब इन्फ्लेशन और रेसेशन क्या होता है इसकी भी मैंने फुल वीडियो बनाई है। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब भी किसी चीज के प्राइस इंक्रीज होते हैं वो इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस डाउन होंगे वो रेसेशन हो जाएगा। सो जब लिक्विडिटी एक्सेस होगी, लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी होती है कि भाई किसी भी चीज को लिक्विड करना, कैश में कन्वर्ट करना, जो तेजी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कैश जो है हमारा वो तो कैश में आता ही है, ठीक है, कैश तो आ गया। अब ऐसी चीजें जो कैश में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो सके, ठीक है, जैसे सिक्योरिटीज हो जाएंगी, ठीक, सिक्योरिटीज हो जाएंगी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे, तो ये सारी चीजें इनको हम बोलते हैं कि ये लिक्विड है।
ठीक है। तो जब लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा, जब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम होगी तो रेसेशन होगा। द करेंसी इन सर्कुलेशन होल्ड द की टू द टोटल मनी सप्लाई। अब देखो टोटल मनी सप्लाई हम किसको बोलते हैं, जो करेंसी होती है, ठीक है। करेंसी, अब करेंसी में क्या क्या आ जाएगा, मनी सप्लाई में करेंसी में पहला तो कैश आ गया, कैश जो भी होल्ड किया है किसने, पब्लिक ने, पहला पब्लिक ने, दूसरा कमर्शियल बैंक्स ने और तीसरा आरबीआई ने, ठीक है। तो ये वाला कैश आ जाएगा करेंसी में, है ना। तो जो भी सर्कुलेशन हो रहा है करेंसी का वो टोटल मनी सप्लाई कहलाता है। टुगेदर विद द कमर्शियल बैंक बैंकिंग सिस्टम डिटरमाइन द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई। अब यहाँ पर क्या बोला है कि कमर्शियल बैंक और बैंकिंग सिस्टम के पास जितना भी है वो टोटल वॉल्यूम होता है मनी सप्लाई का, ठीक है। तो रिजर्व बैंक की मनी सप्लाई मेजर क्या है ये हमने देखा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इन्फ्लेशन इन इंडिया सिंस 1991। इन्फ्लेशन 1991 से कैसा रहा, सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991 द इन्फ्लेशनरी प्रेशर आर बिल्डिंग अप। यहाँ पर बोला कि इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 से जैसे इंट्रोड्यूस हुए तो यहाँ पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया, बिल्डअप हो गया, ठीक है। अ पर्सिस्टेंट एंड हाई इन्फ्लेशन इज इनिमिकल टू द लॉन्ग रन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। अगर बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लेशन रहेगा, हाई इन्फ्लेशन रहेगा लॉन्ग रन के लिए तो वो इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। इट डाइवर्ट रिसोर्सेज फ्रॉम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट टू कंजप्शन, promotes production of luxury goods and causes social unrest। अब क्या होता है, ये क्या करता है, जो इन्फ्लेशन है वो जो भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उसको खत्म कर देता है, ठीक है। कंजप्शन करता है इंसान एंड यहाँ पर प्रमोट करता है कि जो भी लग्जरी गुड्स है उनका प्रोडक्शन हो एंड जो भी सोशल अनरेस्ट है उसकी वजह बनता है, ठीक है। तो भाई देखो अगर कोई भी प्राइस किसी भी प्रोडक्ट के हाई होते हैं, अब मान लो कोई भी एक पर्सन है अगर उसकी सैलरी जो है वो 10,000 है, ठीक है, 10,000 सैलरी है। अब कोई चीज वो 10 रुपए की खरीदता था, उसके प्राइस हाई होके 50 रुपीज हो गए, ठीक है, उसके प्राइस हाई होके 50 रुपीज हो गए। अब अगर वो मान लो 10,000 में से अगर कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का आ रहा है तो उसका खर्चा जो होता था वो 8,000 का होता था, ठीक है। एंड जो 2,000 बचे वो अपने इन्वेस्ट कर देता था सेव करके, ठीक है। अब यहाँ पर जब एक चीज 5 गुना इंक्रीज हो गई तो उसका जो खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर होगा, कंजप्शन करना होगा तो वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो 10,000 जब उसकी सैलरी है 8,000 खर्च करा तो उसके 2,000 भी नहीं बचेंगे, 10,000 के 10,000 खर्च हो गए। इट मीन्स कि वहां पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है सिर्फ, ठीक है। एंड इससे क्या होता है कि सोशल अनरेस्ट की वजह बनता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या कॉजेज होते हैं इन्फ्लेशन के, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो किस वजह से होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट आपको गिवन है डिमांड साइड फैक्टर्स। डिमांड साइड फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है समझ आ रहा है, इन्फ्लेशन का मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाए, ठीक है। अब वो किस वजह से हाई हो वो रीजंस यहाँ पर गिवन है आपको। पहला है डिमांड साइड फैक्टर की डिमांड की वजह से हाई हो रहा है। अब भाई डिमांड की वजह से कैसे हाई होंगे, कोई भी एक प्रोडक्ट है मान लो उसकी 100 यूनिट है प्रोड्यूसर के पास, ठीक है। अब उसकी डिमांड जो है मार्केट में वो डिमांड है 500 यूनिट्स की, तो यहाँ पर डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है। एंड जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 100 यूनिट का हो रहा है, तो यहाँ पर डिमांड जो है जब हाई हो रही है सो प्रोड्यूसर जो है वो क्या करेगा, प्राइस इसके हाई कर देगा कि भाई जिसको ज्यादा प्राइस पे खरीदना है वो खरीद ले, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिमांड लोगों की कम हो जाएगी। तो डिमांड की वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन हो रहा है, डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज है सप्लाई साइड फैक्टर। सप्लाई साइड फैक्टर क्या होगा भाई, कि जब कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है उसकी वजह से उसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। कि भाई अगर आपको दिन का 100 यूनिट बनाना था बट आप जो बना रहे हो वो 80 यूनिट ही बना पा रहे हो, ठीक है। कोई भी प्रोड्यूसर है वो 80 यूनिट बना पा रहा है, उस प्रोडक्ट की सप्लाई 80 यूनिट्स हो पा रही है, तो सप्लाई की वजह से जब उसके प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसको सप्लाई साइड फैक्टर बोलते हैं कि इन्फ्लेशन जो हुआ वो सप्लाई साइड की वजह से हुआ, ठीक है। एंड मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन तो हो गया, अब उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। द आरबीआई हैज टेकन इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन। आरबीआई इस डायरेक्शन में इनिशिएटिव लेती है। द गवर्नमेंट हैज बीन एक्टिव इन रेस्ट्रिक्टिंग होर्डिंग ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। और गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर एक्टिव रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं भाई कि जो भी इसेंशियल कमोडिटीज है उनके होर्डिंग्स नहीं लगेंगे। इसेंशियल कमोडिटीज क्या हो गई, जैसे खाने पीने की चीजें जो जरूरी चीजें होती हैं, जरूरत की चीजें होती हैं, ठीक है। तो उनके होर्डिंग्स लगाना रेस्ट्रिक्ट
कर दिया कि भाई इसके होर्डिंग्स नहीं लगा सकते। तो आरबीआई एंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीजें की। सो ये इन्फ्लेशन हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रीसेंट डेवलपमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया में थी उसका रीसेंट क्या डेवलपमेंट हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर टू डेलिब्रेट डिसीजन ऑफ सेंट्रल बैंक अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट टू अचीव अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी ऐसा डेलिब्रेट डिसीजन है किसका? सेंट्रल बैंक का, क्योंकि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई की होती है एंड जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट की होती है। तो सेंट्रल बैंक का एक डेलिब्रेट डिसीजन है जिसमें कैश की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट को अचीव करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की होती है एंड सिंस इट्स इंसेप्शन द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। इसके बाद रिजर्व बैंक ने क्या किया? अपना फोकस जो है वो इस ऑब्जेक्टिव पर रखा कि प्राइस जो है वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सो इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट आपको गिवन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सिंस 1991 से मॉनेटरी पॉलिसी जो आई उसके क्या इंस्ट्रूमेंट थे? फर्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट होता है जिस रेट पर बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट और सेंड करती है। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे आरबीआई हो गई, ठीक है, आरबीआई है एंड अदर कमर्शियल बैंक्स हो गई। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स हो गई। अब आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक को पैसा देगी, जो भी मनी देगी, तो उस पर जो रेट लगेगा वो होता है बैंक रेट। नाम से समझ आ रहा है बैंक रेट मतलब कि बैंक में जो हो, ठीक है, एक्सचेंज जो बैंक में हो रहा है, बैंक पर जो बैंक देती है वो रेट लगता है, उसको बैंक रेट बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जहां पर जिस मार्केट में इजीली हम सेल और परचेज सिक्योरिटीज की कर पाते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ पर कैश रिजर्व रेशियो होता है कि भाई जो भी बैंक्स हैं उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट कैश का रखना होता है। जैसे मान लो टोटल कैश यहाँ पर ये है, ठीक है, किसी भी बैंक का, तो एक पर्टिकुलर कैश उनको कैश वहां पर रखना है अमाउंट। बाकी चाहे, क्योंकि बैंक जो है वो क्या करती है, जो भी अमाउंट आया, ठीक है, जो भी उसको डिपॉजिट रिसीव हुआ वो सारा इन्वेस्ट कर देती है या फिर लेंड कर देती है। ठीक है, लोन दे दिया या फिर कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया जिससे उसको रिटर्न मिल सके। तो अब यहाँ पर अगर कोई भी डिपॉजिटर है जिसने बैंक में डिपॉजिट किया था, अब अगर उसकी डिमांड हुई विड्रॉ करने की तो वो विड्रॉ करने आएगा। ठीक है, तो उसके लिए कम से कम जो अमाउंट रखा जाता है वहां पर बैंक्स में कैश रिजर्व, उसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व। ठीक है, जैसे एक पार्ट जो है कैश का वो यहाँ पर रख लिया कि बैंक में इतना कैश होना चाहिए, उसको कैश रिजर्व बोलते हैं। सो कैश रिजर्व रेशियो हो जाएगा। एंड लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट की भाई जो भी सिक्योरिटीज है उनको किस तरीके से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है। सो ये हो गए हमारे रिसेंट डेवलपमेंट इन मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है अप्रेजल। The RBI is considered to be one of the few successful central bank in promoting economic growth with reasonable price stability. RBI को एक ऐसा सक्सेसफुल सेंट्रल बैंक कंसिडर किया गया है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है और रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी के साथ प्रमोट करती है। ठीक है, फ्रॉम 1991 RBI adopted multiple instrument targeting by ensuring the orderly development of money market and foreign exchange market. अब देखो RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेती है जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो, इकोनॉमी एक्सपैंड हो। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट किए थे जिसमें क्या था कि ये इंश्योर किया जाए कि जो मनी मार्केट है उसका डेवलपमेंट हो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है उसका डेवलपमेंट हो। एंड नेक्स्ट है इट इज एस्टिमेटेड दैट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑपरेशन आर कॉजिंग इंटरेस्ट लायबिलिटीज इक्वल टू अबाउट 1.2% नेट इनफ्लोज एंड दिस नीड टू बी लोअर्ड। यहाँ पर ये एस्टिमेट किया गया कि जो स्टरलाइजेशन ऑपरेशन है वो किसकी वजह से हो रहे हैं, इंटरेस्ट लायबिलिटीज की वजह से हो रहे हैं कि जो जिस पर भी इंटरेस्ट ड्यू है तो वो इंटरेस्ट लायबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट लायबिलिटीज की वजह से हो रहे हैं। इंटरेस्ट लायबिलिटी किसके इक्वल है, 1.2% के। एंड
नेट फ्लोज का 1.2%, ठीक है। एंड इसको कम करने की जरूरत थी, क्योंकि अब इंटरेस्ट लायबिलिटी जब ज्यादा हो रही है उसकी वजह से स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन हो रहे हैं, तो उसको इंटरेस्ट रेट को लोअर करने की जरूरत थी वहां पर, ठीक है। सो ये थे अप्रेजल हमारे। एंड आज की वीडियो में हमने देखा आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। डेवलपमेंट फंक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या था, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मनी सप्लाई मेजर क्या थे, इन्फ्लेशन इंडिया में सिंस 1991, एंड रीसेंट डेवलपमेंट मॉनिटरी पॉलिसी में क्या आए थे, एंड अप्रेजल। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।